हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन में। हिमाचल प्रदेश का सबसे कम समय में ग्रो होता हुआ एकमात्र एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि होंगे साइकोलॉजी से, ओके, हिमाचल जीके से, और साथ ही साथ इंडिया का स्टैटिक जीके अर्थात सोशल स्टडी। इन तीनों सब्जेक्ट्स के हम कुछ एक क्वेश्चन को एक फिक्स रेशियो में तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 20 30 30 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से हम कवर करने वाले हैं। तो जान ही गए होंगे आप कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और जो ये क्वेश्चन है सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं HP टेट आर्ट्स 2021 में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर किसी को एक क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए विद सोल्यूशन है तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या और हमारे जो फेसबुक, टेलीग्राम इत्यादि जिन भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है वहाँ पर हम इसको उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, बच्चों पर किए गए अध्ययन में वातावरण की भूमिका को दर्शाते हैं। तो गाइस जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो आपको इसमें से गेस करना है और उसके बाद वीडियो को पॉज करके देख लेना है कि क्या जो आपने खुद से क्वेश्चन का आंसर सोचा था क्या वो ठीक है। बच्चों पर किए गए अध्ययन में मतलब जब बच्चे के ऊपर स्टडी की जाती है तो वातावरण की जो भूमिका है वो इनमें से किस टाइप के जो बच्चे हैं वो दर्शाएंगे। जुड़वा, जो ट्विन्स होते हैं, जो गोद लिए हुए बच्चे हैं, A और B दोनों या इनमें से कोई नहीं। गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर B, जो गोद लिए हुए बच्चे हैं, ठीक है। क्योंकि जो इन्वायरमेंट का असर जो है गोद लिए हुए बच्चों पर पड़ेगा, जबकि जुड़वे बच्चों पे अगर पूछा जाता तो अगर हेरिडिटी का पूछते, हेरिडिटी या जिसको हिंदी में आनुवांशिकता कहते हैं, मतलब जेनेटिक्स, तब जो जुड़वा यहाँ पे राइट आंसर होना था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, अनाथ बच्चों की कम बुद्धि लब्धि का एक कारण है। मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे में जो कि अनाथ है उसकी बुद्धि लब्धि कम है, IQ लेवल उसका बिल्कुल लो है, तो इसमें से आपसे पूछा गया कि क्या एक पॉसिबल रीजन हो सकता है उसके कम IQ होने का। आनुवंशिक कारक मतलब हेरिडिटिकल फैक्टर, जैविक कारक जेनेटिक फैक्टर, वंचित वातावरण मतलब कि इन्वायरमेंट में अच्छी तरह से वो एस्यूमुलेट नहीं हो पाया, मतलब जो मतलब सोशलाइजेशन उसका अच्छी तरह से नहीं हो पाया सोसाइटी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका राइट आंसर वो क्लियरली लग रहा है, वो क्या होना चाहिए, वो वंचित वातावरण होगा। क्योंकि अनाथ बच्चे की कम मतलब वैसे भी जो अनाथ होगा उसके मदर फादर का उनके साथ मतलब अच्छा बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अनाथ बच्चे हैं। तो यहाँ पे हेरिडिटिकल फैक्टर को तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो, ठीक है। हेरिडिटिकल फैक्टर तो मतलब ज़्यादातर जो बॉडी की शेप, साइज इत्यादि से जो जीन्स के माध्यम से जो जीन्स और जो क्रोमोसोम होते हैं वो जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली लग रहा है कि राइट आंसर जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर C होना चाहिए, वंचित वातावरण, ठीक है। इन किसी के प्रभाव से अनाथ बच्चों में हो सकता है कि उनके अंदर लो IQ लेवल हो। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इंटेलिजेंस के चैप्टर से है, इसलिए मैं हर बार यार जब भी क्वेश्चन करवाता हूँ ना आप सीरियसली समझे। हर बार मैं कहता हूँ जो बुद्धि वाला चैप्टर इंटेलिजेंस अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी टेट का एग्जाम नहीं होता जिसमें बुद्धि से क्वेश्चन ना आए। इस वाले टेट में जो मैं देख रहा था कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से पूछे हैं। तो प्ले लिस्ट में हमने पहला ही चैप्टर करवा रखा है, वहाँ से ये स्पेयरमैन, थर्स्टन, गार्डन, साइमन बीने, जितनी भी थ्योरीज है ना सारी की सारी थ्योरीज को अच्छी तरह से करवा रखा है। बहरहाल ये क्वेश्चन है कि स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि के 2 कारक है। सबसे पहली चीज़ तो गाइस जो स्पीयरमैन थे उन्होंने जो 2 फैक्टर थ्योरी दी थी जिसको हिंदी में द्विकारक या 2 कारक सिद्धांत कहते हैं। क्लियर बात, क्वेश्चन से आपको एक आंसर मिल गया कि स्पीयरमैन ने आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्धि के द्विकारक थ्योरी मतलब 2 कारक थ्योरी किसने दी थी, तो स्पीयरमैन ने दी थी। इस थ्योरी को उन्होंने जो है GS का सिद्धांत भी कहा था। GS से उन्हें जनरल और S से स्पेशल मतलब सामान्य और विशिष्ट, जनरल एंड स्पेशल, ये जो उन्हें GS फैक्टर भी इस थ्योरी को कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि GS फैक्टर, या फिर हिंदी में पूछा जा सकता है क ख का बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन। मतलब 2 फैक्टर ने बताया था कि बुद्धि 2 तरह की होती है, एक जनरल इंटेलिजेंस होगी, एक स्पेशल इंटेलिजेंस होगी, ठीक है। स्पेशल इंटेलिजेंस मतलब एक खास एक पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए होगी, जबकि जनरल जो इंटेलिजेंस है वो ओवरऑल सभी चीज़ों को कवर करेगी। तो ठीक है, समझ गए। तो स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के 2 कारक है, कौन कौन से इसमें से, सामान्य और विशिष्ट, ये ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा। तार्किक, वार्षिक, अंत है, ये विषय वस्तु, इन चीज़ों का तो उसने कोई भी जिक्र नहीं किया था। तो स्पीयरमैन ने कौन सी जो प्रिंसिपल दिया था इंटेलिजेंस का, तो 2 फैक्टर थ्योरी जिसको GS थ्योरी कहते हैं या क ख का सिद्धांत कहते हैं, सामान्य और विशिष्ट का सिद्धांत भी इसी थ्योरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो आपसे इनमें से पूछा है कि जो बुद्धि में PMAs की बात की गई थी, PMA जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज मतलब प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, ये दी थी गाइस थर्स्टन ने।
पहली चीज़ तो क्लियर होगी। और ये कितने प्रकार की थी, तो आपको याद रखना है 7 टाइप की थी, ठीक है, 7 प्रकार की। बुद्धि का एक एक, अब ये गाइज मैं क्वेश्चन खुद नहीं बना रहा हूँ, आपको पता है ना, ये 2021 में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए बुद्धि से ये तीसरा ये चौथा क्वेश्चन अब भी आ गया है। अगर मैं पूरे 30 क्वेश्चन आपके डिस्कस करूँ ना, तो 5 से 6 या इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी हो सकते जो सिर्फ और सिर्फ बुद्धि वाले चैप्टर्स हैं। तो खुद समझिएगा, सिर्फ 40 मिनट का वीडियो है, पहला ही वीडियो बुद्धि वाला पूरे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं मैंने। अगर आप हमारे से जुड़े हैं तो इस क्वेश्चन को समझाने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको पता है जो PMAs है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, प्राथमिक मानसिक योग्यता, ये 7 तरह की थी। और एक इसने किसने इसको डिवाइड किया था, तो थर्स्टन ने इसको डिवाइड किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखिए, गार्टन के अनुसार बुद्धि डैश आयामी होती है, मतलब किस तरह की होती है। तो गार्टन ने बुद्धि के बारे में बताया था, हावर्ड गार्टन। अब यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन बुद्धि से ही आया हुआ है, मतलब हर एक चीज़ जो भी आपको इस पेपर में देखने को मिलेगी, ठीक है, वो हमने सारी की सारी चीज़ें आपको करवा रखी है। बहरहाल इसका जो राइट आंसर होगा वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, बहुकारक किन ने बताया था, मतलब मल्टी फैक्टर, मतलब बहुत हो सकते हैं। जैसे हार्वर्ड का 2 थ्योरीज है जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। जो गार्टन थे गाइस, इन्होंने दी थी मल्टी फैक्टर थ्योरी। क्या दी थी इन्होंने? मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी इंग्लिश वाले देख लीजिए, पर हिंदी वालों को बाद में बताऊंगा। हार्वर्ड जो गार्टनर है, गार्टनर ने कौन सी थ्योरी दी थी? मल्टी फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस की, ठीक है। अगर आपसे पूछे ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी जब हमने पीछे किया थर्स्टन ने, जिसमें उन्होंने 7 PMA की बात की थी, 7 मानसिक की बात की थी, मानसिक योग्यताओं की बात की थी ना। थर्स्टन ने पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, उसने दी थी ग्रुप फैक्टर थ्योरी। अगर आपसे मल्टी फैक्टर थ्योरी पूछे तो गार्टन ने दी थी। दोनों नाम है, बिल्कुल ढंग से याद रखना है। और ये इन्हीं में कन्फ्यूजन, और ये जो क्वेश्चन है ना, देखो दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूजन था, लेकिन बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे थे। अगर आपसे पूछे कि समूह कारक थ्योरी, समूह कारक थ्योरी किसने दी थी? ग्रुप फैक्टर थ्योरी, जिसको हिंदी में समूह कारक थ्योरी कहते हैं, तो किसने दी थी? थर्स्टन ने दी थी। अगर आपसे मल्टी फैक्टर थ्योरी पूछे या बहुकारक थ्योरी पूछे, ठीक है, या पूछे बहुकारक थ्योरी, वो किसने दी थी? गार्टन ने दी थी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो 2021 में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये बुद्धि से आया हुआ है, इसलिए तो मैं पहले अभी तक चीख चीख से ये बता रहा था कि बुद्धि वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्ट्स में 2021 में ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। गार्टन के अनुसार बुद्धि के डैश प्रकार होते हैं, तो 8 प्रकार होते हैं। जो गार्टन है जिनने ये थ्योरी दी थी, उनने उनमें 8 प्रकार की बुद्धि की बात की थी, जबकि थर्स्टन ने 7 प्रकार की PMA की बात की गई। उन्होंने जो बुद्धि के 8 प्रकार की बुद्धि को बांटा था कि 8 प्रकार की बुद्धि होती है। लेकिन जो थर्स्टन है उन्हें PMAs के बारे में बताई थी, मेंटल एबिलिटीज, उन्होंने बुद्धि को डिवाइड नहीं करा था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगला जो क्वेश्चन है गाइज, इरिक इरिक्सन जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, एरिक्सन का किशोरों के लिए विकासात्मक कार्य इनमें से क्या है? एडोलसेंस के लिए इन्होंने बात की है एरिक्सन की। तो एरिक्सन ने किशोरावस्थाओं के जो बालक है उनके लिए विकासात्मक जो वर्क है, ठीक है, डेवलपमेंट वर्क, उसके बारे में बात की है। तो पहचान निर्माण, पहल, उद्यमिता और घनिष्ठता, इनमें से क्या एक फीचर है जो एरिक्सन के हिसाब से किशोरों के लिए विकासात्मक कार्यों के लिए प्रभावी है? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, पहचान निर्माण। अब ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि गाइस आपको पता है कि किशोरावस्था में जो बच्चे हैं वो अपने पीयर ग्रुप के साथ रहते हैं, मतलब पीयर ग्रुप मतलब जो उनकी सेम एज के जो स्टूडेंट्स या जो सेम एज के छात्र या छात्राएं होते हैं उस हिसाब से वो रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो मेन फीचर उनका रहता है वो आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शंस का रहता है, कि मतलब जो उनकी पहचान, उनका निर्माण हो, आइडेंटिटी फॉर्मेशन भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। ताकि वो एक मतलब लीडरशिप क्वालिटी के लिए चाहते हैं कि जो उनका पीयर ग्रुप हो उनका उनको लीड कर सके। तो एरिक्सन के अनुसार जो जिन एरिक्सन ने क्या दिया था साइको सोशल थ्योरी के बारे में बताया था ना, मनोसामाजिकवाद का सिद्धांत किसने दिया है? एरिक्सन ने। तो उसमें ही उन्हें ये चीज़ बताई थी कि किशोरावस्था के बालक होते हैं वे पहचान निर्माण की प्रक्रिया के प्रोसेस से होकर गुजरते हैं, मतलब उनके किशोरावस्था में ये एक मेन फीचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड व पुरस्कार पर आधारित कोहलबर्ग के नैतिक विकास का स्तर है, यहाँ नैतिक लिखा गया, नैतिक है, मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी? तो ये आपको पता है कोहलबर्ग ने दी थी, ठीक है, ये नैतिक है, मॉरल डेवलपमेंट। तो जो उसमें उन्होंने बहुत सारी स्टेजेस की बात की थी, जो जिसमें से 3 मूल थी, एक पारंपरिक, एक पूर्व पारंपरिक, एक जो थे उत्तर, जो लेटर मतलब जो है एक प्री थे ना, एक मैन पहले थी कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल और फॉर्मल कन्वेंशनल, मतलब उत्तर पारंपरिक, ठीक है। अगर दंड और पुरस्कार की हम बात करें तो ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास का कौन सा स्तर है? 3 लेवल्स की बात की थी ना, 3 लेवल्स एंड 8 स्टेजेस, ठीक है, इनकी इन्होंने बात की थी। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं जो दंड और पुरस्कार था ये किस में था? ये पूर्व पारंपरिक में था, यानी कि प्री कन्वेंशनल, ठीक है। बाकी डिटेल में अगर जानना है कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है तो आप जाकर प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने व्यक्तित्व के 16 PF अनुसूची का निर्माण किया था।
तो गाइज ये थे कैटल। कैटल ने जो पर्सनैलिटी मेजरमेंट के लिए 16 PF अनुसूची का निर्माण किया था, ठीक है, किसके लिए, व्यक्तित्व के लिए। तो आपको याद रखना जो कैटल है इनने जो है व्यक्तित्व के 16 PF नामक जो अनुसूची थी, मतलब मेथड था ये कुल मिलाकर पर्सनालिटी को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। व्यक्तित्व में आप जानते हैं कि अलग अलग लोगों ने, अर्थात अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग प्रकार के थ्योरीज दी थी, प्रिंसिपल दी थे, सिद्धांत दिए थे, ठीक है। उनमें से जो कैटल थे उनने भी जो पर्सनैलिटी थी, व्यक्तित्व थी, उसकी मेजरमेंट के लिए उनने मेथड दिया था जिसका नाम था 16 PF मेथड, ठीक है। 16 PF ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, एक ये 16 PF, एक टैट थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो कि इंटेलिजेंस को मापने के लिए, बुद्धि को मापने के लिए लिया जाता है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है। ये दो अक्सर HP टेट में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 8 वर्षीय बालक जिसकी बुद्धि लब्धि है ये, ठीक है, बुद्धि लब्धि 75 है, उसकी मानसिक आयु आपसे पूछी क्या होगी। ये जो टेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है 28 नंबर का, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को करवाने के पीछे मेरा एक मकसद है, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ढंग से समझिएगा, बिल्कुल एक ही क्वेश्चन इसमें टाइम लगेगा, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन आपके इसमें क्लियर होने वाले हैं। आपको उंगली पे इनको क्लियर करना है, डन 100% डन है कि पूछा ही जाएगा यहाँ से। पहली चीज़, जब आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें आपको एक फार्मूला आना चाहिए IQ का, ठीक है। कौन सा फार्मूला है मैं आपको यहाँ पे लिख लेता हूँ। IQ इक्वल टू MA डिवाइडेड बाई CA इंटू 100। इसको याद करके रट्टा मार लीजिएगा भी, ये फार्मूला आपको आना ही चाहिए। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन आपको एक फार्मूला जरूर आना चाहिए। अब इसका मतलब क्या होता है, IQ इक्वल टू MA मेंटल एज डिवाइडेड बाई क्रोनोलॉजिकल एज गुणा 100। अब इसका मतलब होता है हिंदी में कि जो बुद्धि लब्धि होती है वो मानसिक आयु डिवाइडेड बाई काल्पनिक आयु इंटू 100, ये जो फार्मूला है। अब इसमें से दो चीज़ें दी होगी, जैसे यहाँ पे देखो IQ दिया है और दूसरा क्या दिया है, ये मानसिक आयु पूछी, मेंटल एज दी है, और जो क्रोनोलॉजिकल एज है ये भी दी हुई है। सिर्फ आपको MA निकालना है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। अब ये इसमें से एक चीज़ तो ये आपको पता लगेगा कि फार्मूला क्या है इसका, ठीक है। IQ इक्वल टू MA बाई CA इंटू 100, ठीक है। दूसरी चीज़ जो ये फार्मूला था, जिसको एक बार फिर से लिख लेने जा रहा हूँ यहाँ पे, IQ इक्वल टू MA डिवाइडेड बाई CA इंटू 100। जो ये वाला फार्मूला है ना गाइज, ये दिया किसने था, तो गाइज ये दिया था स्टर्न ने। किसने दिया था, ये स्टर्न ने। और IQ का जो टेबल दिया था, जैसे कि किसी की IQ 70 से 90 के बीच में होगी, किसी की 110 से 120 के बीच की होगी, किसी की 20 से 40 के बीच में होगी। इस तरह के अलग अलग जो टेबल बनाया था वो दिया था टर्मन ने। किसने दिया था, टर्मन ने। दो नाम याद रखना, बार बार मैं इन चीज़ों को दोहराता हूँ। बहरहाल बढ़ते इस क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा, IQ तो यहाँ पे दिया है 75, यहाँ पे सिंपली इसको भरना है। ये क्वेश्चन तब आएगा जब आपको ये फॉर्मूला आता है 75 इक्वल टू MA निकालना है, तो इसको मैं X मान सकता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाई CA यहाँ पे आप देख सकते कितनी है, 8 वर्ष, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज 8 वर्ष है, इंटू 100। अब क्या है, अब तो आपको आता ही है। अब काटो इसको, ठीक है, 4 से काटेंगे इसको 2 पे जाएगा, ठीक है, 4 दूनी 8 हो रही है, इसको काटेंगे तो 25 चौके 100 है, ठीक है। अब यहाँ से इसको काट सकते हैं, 25 कम 25, 25 3 75, ठीक है। यहाँ पे जगह कम होने के कारण मैं यहाँ पे इतना कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बनेगा, बचेगा यहाँ पे कितना बचा, 3, ये 2 इस साइड चले जाएगा तो ये मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, और इस साइड बचेगा x, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 6, ठीक है। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, IQ की जगह 75 रखा है, ठीक है, मेंटल एज की जगह मैंने x रखा, CA जो 8 वर्ष दिया है मल्टीप्लाई बाई 100, फॉर्मूले को लगा लिया, फिर इसको जैसे ही काटेंगे तो मतलब बिल्कुल सिंपल इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसकी जो आयु होगी, जो एज होगी, वो कितनी आएगी गाइज, वो 6 आएगी। 6 इज द राइट आंसर। इस तरह से आपका करना है। और ये क्वेश्चन को करवाने के पीछे मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक चीज़ आपको याद हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो हम HPG के कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर बाद हम सोच स्टडी के भी कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी तक हमने साइकोलॉजी के क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो साथ ही फर्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल GK का कि कांगड़ा जिला कब बना था। गए इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको हिमाचल प्रदेश का पूरा प्रशासन का पता होना चाहिए कि प्रशासन में क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो मैं आपको एक बार हल्की सी झलक आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऊपर से बताऊंगा, क्योंकि प्रशासन के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक पूरी मैराथन वीडियो बनाई हुई है, जिसमें पूरा के पूरा हिमाचल प्रदेश का GK एक ही वीडियो में कवर किया हुआ, जाकर आप उसको देख ही सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश आप भी जानते हैं कि 15 अप्रैल 1948 को बना था, ठीक है। 1948 को पहले मैं आपको बताऊंगा कि हिमाचल फॉर्मेशन कैसे कैसे हुई थी, ठीक है। 1948 को बना था। 1948 से 1951 में 1948 में जब बना था तो उस टाइम ये चीफ प्रोविंस एरिया था, मुख्य आयुक्त क्षेत्र था। अब 1951 में क्या बना, 1951 में बना क्या बना, ये पार्ट C स्टेट बना, मतलब गौ राज्यों का क्षेत्र बना, ठीक है। फिर 1956 में क्या बना, यूनियन टेरिटरी बनी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना। 1956 से लेकर 1971 तक जो है ये क्या बना रहा,
यूनियन टेरिटरी, लेकिन फाइनली जो है 25 जनवरी 1971 को क्या बना, ये पूर्ण राज्यों का दर्जा इसको दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो ये जो हिमाचल प्रदेश का इस तरह का प्रोसेस रहा, इस तरह का इतिहास रहा। ठीक है, अब मैं आपको डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। अभी आप जानते हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश में 12 जिले हैं। अब 1948 में 15 अप्रैल 1948 में कितने जिले थे, 4 जिले थे। ठीक है, कौन कौन से थे, मंडी था, महासू था, चंबा और सिरमौर था, ये 4 थे। ठीक है, अब गाइस 4 तो उस टाइम थे, लेकिन 1954 था, 48 में 4 थे, 54 में कौन सा जुड़ा, बिलासपुर जुड़ा, 1960 में कौन सा जुड़ा, किन्नौर जुड़ा। ठीक है, अब कितने हो गए, 4 तो 6। लेकिन गाइस 1966 आपको याद रखना है, 1966 को क्या हुआ कि 4 जिले इसमें जुड़े थे। कितने जिले, 4 जिले, और कौन कौन से थे वो, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और चौथा शिमला। ठीक है, ये 4 जिले जुड़े थे, और उसके बाद कितने होते, 10 हुए थे। और जो 2 जिले बने थे, जैसे कांगड़ा से टूटकर हमीरपुर और आपका ये जो ऊना है वो बना था, और महासू और शिमला को एक करके सोलन और शिमला को बनाया गया था। ठीक है, तो आप इस हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन, कांगड़ा जिला कब बना था, सितंबर 1972, 1974, 1968। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे सारे जो है गाइज वो गलत ऑप्शन दिए गए हैं। जो इसका राइट आंसर है गाइज वो है कि जो ये 1 नवंबर 1966 को बना था कांगड़ा। ठीक है, इसके साथ मैंने 4 और डिस्ट्रिक्ट बताए जो कि सेम डेट पे बने थे। कब, 1 नवंबर 1966 को। 4 जिले कौन कौन से थे, कुल्लू था आपका, कांगड़ा था, लाहौल स्पीति और शिमला था। ठीक है, इसका पूरा ये जो है पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। 1966 में, क्योंकि गाइस 1966 में जो है पंजाब का पुनर्गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे जो थे सरदार हुकुम सिंह थे। इनके द्वारा जो है पंजाब पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता की गई थी, और उनकी सिफारिश के बाद ही जो कुछ एक हिस्सा था पंजाब का उनको हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था। उसी के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश को 4 जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है वो मिले थे। ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन जो है गलत यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हिमाचल पोलेंड्री नामक किताब का लेखक कौन है। अब जो अलग अलग ऑथर के द्वारा हिमाचल के जीके के ऊपर या हिमाचल के ऊपर कोई भी एक विशिष्ट या स्पेशल फील्ड में बुक लिखी गई है, तो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे जीडी घोषला है, जीसी ब्रूस है, डीएन मजमूदार है, केएल वैद है, शूरलाल वैद है, इनके कुछ एक बुक्स है तो जो फेमस थी, जैसे शांता कुमार की बहुत सारी बुक्स है। ठीक है, वाई.एस. परमार जी की कुछ एक बुक्स है, तो उनको आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर बुक पूछी है हिमाचल पोलेंड्री, और इसके जो ऑथर है वो है डीएन मजमूदार के द्वारा हिमाचल पोलेंड्री की बुक लिखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिमाचल का सबसे, एक सेकेंड, लंबा पुल आपसे पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल, मतलब लॉन्गेस्ट जो ब्रिज है हिमाचल प्रदेश का वो कौन सा है। बनेरखड़ पुल, यमुना पुल, पोंटा साहिब, बाथू पुल, चिचम पुल। राइट आंसर है यमुना पुल, पोंटा साहिब, और ये यमुना नदी के ऊपर है। ठीक है, सिरमौर पे काफ़ी लंबा ये पुल है, सबसे लंबा हिमाचल प्रदेश का यही सबसे बड़ा ब्रिज है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, हिमाचल प्रदेश का प्रथम कॉमेडी सीरियल कौन सा था। फर्स्ट कॉमेडी सीरियल हिमाचल प्रदेश का कौन सा था, प्रिंस का पिटारा। प्रिंस का पिटारा जो गाइस वो हिमाचल प्रदेश का प्रथम कॉमेडी सीरियल था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी चित्रकला नामक किताब के लेखक कौन है। यहाँ पे क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक होगी, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। पहाड़ी चित्रकला नाम पुस्तक के लेखक कौन है, तो किशोरीलाल बैद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, किशोरीलाल बैद। इनके द्वारा पहाड़ी चित्रकला नाम की पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइज, निम्नलिखित में से कौन आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल के नाम से जाने जाते हैं। आर के कौशल, शरभ नेगी, जी सी फ्रैंक और डॉक्टर वाई.एस. परमार। तो गाइज डॉक्टर वाई.एस. परमार हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे, और इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है। जो बाकी यहाँ पे जी सी फ्रैंक, शरभ नेगी और कौशल है, इन्होंने भी बहुत सारी बुक्स हिमाचल के ऊपर लिखी है। बहरहाल यहाँ से आपसे पूछा है कि आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर वाई.एस. परमार। इन्हीं को हिमाचल प्रदेश का निर्माता के रूप में जाना जाता है। इन जो हिमाचल निर्माण में अपना बहुत मूल्य जो संघर्ष है, अपना योगदान दिया था। ठीक है, सो गाइज अब हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया जी के कुछ स्टैटिक क्वेश्चन, हिस्ट्री से भी, जियोग्राफी से भी, इकोनॉमी से, मतलब रैंडमली कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अभी तक हमने साइकोलॉजी और एचपी जीके के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अब हम जो आगे इंडिया का स्टैटिक जीके को डिस्कस करेंगे। और इंडिया जीके का फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म तीर्थंकर कौन थे। गाइज यहाँ पे बेसिकली पूछना चाहता है कि जैन धर्म के फर्स्ट, पहले पूछा इसमें फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे ऑप्शन नंबर डी ऋषभदेव। ठीक है, ये जो फर्स्ट थे पार्श्वनाथ 23वें नंबर के थे, और 24वें नंबर के कौन थे, महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर जो स्वामी है
ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। पहले तीर्थंकर कौन से थे? ऋषभदेव थे। इनमें से कोई भी किसी भी क्रम का पूछा जा सकता है। अरिष्टोमी और अजितनाथ भी थे, लेकिन मेजरली इसमें फर्स्ट, 23rd और 24th पूछा जाता है। 24th इसलिए क्योंकि उसमें जो है जैन धर्म के वास्तविक जो संस्थापक है उन्हें महावीर स्वामी को जाना जाता है। ठीक है, वो जो 24वें 24th तीर्थंकर थे। ठीक है, जबकि उनसे एक पहले जो था वो पार्श्वनाथ थे। ठीक है, ऋषभदेव जो है पहले तीर्थंकर थे। अगला जो क्वेश्चन है गाइस वो निम्न में से कौन सी एक झील है? सुपीरियर, मिशिगन, ओटेरियो। ये जो है तीनों के तीनों गाइस झीलें हैं, लेक्स है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। सुपीरियर, मिशिगन, ओटेरियो तीनों जो ये झीलें हैं। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? जोड़ने लिखा है, फिर से टाइपिकल मिस्टेक है। कश्मीर को जो है जो शेष भारत है, मतलब कश्मीर जो स्टेट है या कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसको भारत के साथ कौन सा दर्रा इसमें से जोड़ता है? बुलंद दर्रा, नीति दर्रा, बनिहाल दर्रा, काराकोरम कर दर्रा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कश्मीर को भारत के साथ जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? तो दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन गाइज ऑप्शन नंबर सी 1966 में हुआ था। और 1966 का एक इंपॉर्टेंट डेट याद रखना है हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कि 1966 को पंजाब जो पुनर्गठन आयोग हुआ था उसमें जब सरदार हुकुम सिंह ने उसकी अध्यक्षता की थी, तो उसके उनके जो पंजाब पुनर्गठन आयोग थी उनकी सिफारिशों के बाद हिमाचल प्रदेश को 4 जो मेजर डिस्ट्रिक्ट्स है वो मिले थे। ठीक है, ये याद रखना। और दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना भी 1966 को ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सोन तथा नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? पलामू, पहाड़, अमरकंटक, पूर्वी घाट, अनावली। अरावली होना गाइज, ये अरावली ऑप्शन में दिया। बहरहाल इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक है। याद रखना सोन और नर्मदा। नर्मदा नदी का बार बार पूछा जाता है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। नर्मदा नदी गाइज ये कहाँ से निकलती है? आपकी अमरकंटक से निकलती है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? आप जानते हैं गाइस इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है और ये जो अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार जो यूनियन टेरिटरी है वहां पर ये स्थित है इंदिरा पॉइंट। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पिगमिलियन पॉइंट। इसको अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? पिगमिलियन पॉइंट्स। और ये जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और सबसे उत्तर जो नॉर्थम पॉइंट है वो कौन सी है? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल जो सबसे ऊपर का मतलब उत्तर का बिंदु है। सबसे दक्षिण सबसे नीचे का बिंदु कौन सा है? तो वो अंडमान निकोबार पे है। कौन सा? इंदिरा पॉइंट, जिसको पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1942 में करो या मरो का नारा किसने दिया था? सभी को बताओ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। महापुरुष थे, युग पुरुष थे। ठीक है, महात्मा गांधी, इनके द्वारा 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ही उन्होंने करो या मरो का नारा भारतीयों को दिया था। और इसका प्रभाव ही इतना था कि तत्कालिक प्रभाव इसका यही था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर महात्मा गांधी और उनके जो कैंपेन है, मूवमेंट है, उनने विवश कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस, बहाबी आंदोलन के प्रवर्तक है कौन है? इनमें से बहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सैयद अहमद, इनके द्वारा जो है बहाबी आंदोलन को मतलब बनाया गया और इसमें अपना योगदान दिया गया सैयद अहमद के द्वारा बहाबी आंदोलन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है वो कहाँ पे होता है? जम्मू कश्मीर में होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में सेब का भी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है पूरे भारतवर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल अवधि है 6 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष। आप जानते हैं कोई सीमा नहीं है, नो लिमिट। राज्यसभा का जो सदस्य है उनकी कार्यकाल की अवधि, माफी चाहूंगा गाइज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। यहाँ पे मेंबर्स की बात की गई है, सदस्यों की बात की गई, तो कितने वर्ष तक होती है उनकी? 6 वर्ष तक होती है। लेकिन अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि राज्यसभा जो कभी मतलब राज्यसभा कितने सालों तक चुनी जाती है, तब इस तरह के ऑप्शन हो सकते थे। एक ऑप्शन नंबर डी होना, कोई सीमा नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर तब कोई सीमा नहीं होना अगर आप उसमें राज्यसभा की बात की जा रही है, राज्यसभा के कार्यकाल की बात की। अगर आप मेंबर्स की बात करें तब जो 6 ईयर का होगा। ठीक है, आप जानते हैं कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होती है, जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जबकि जो लोकसभा है लोकसभा के 5 वर्ष की चुने जाते हैं। ठीक है, लोकसभा जो पूरी भंग होती है, ये स्थायी सदन है, इसको परमानेंट हाउस भी बोलते हैं, कभी स्थगित नहीं होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, संविधान सभा की प्रथम बैठक का जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है जिसको भारत में फॉर्म किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उसकी सबसे पहली बैठक कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी। सभी ऑप्शन में 1946 है, लेकिन 9 दिसंबर आपको याद रखना है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। जो ये पिछले वाला क्वेश्चन हमने गाइस डिस्कस किया, इसको कंफ्यूज नहीं होना राज्यसभा वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अगर मेंबर्स की बात करें तब तो 6 ईयर होगा, अगर राज्यसभा की कार्यकाल की बात करें तब परमानेंट होगा, मतलब कोई भी सीमा इसकी नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है गाइस, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, दोनों ए और बी। तो महात्मा गांधी नहीं थे गाइस, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इन दोनों के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि को वापस ले लिया था? क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा, आई होप आप देख पा रहे होंगे जूम करके, ठीक है। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था गाइज, उसके बाद द्रवित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की जो उपाधि थी, सर और नाइटहुड की उपाधि, उसको त्याग दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। यहाँ पे सर की उपाधि की बात की गई है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919, उसके बाद जो है उन्हें अपने सर की उपाधि को वापस कर दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन अगेन थोड़ा टाइपिकल मिस्टेक है कि नेशनल वोटर डे किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 जनवरी, ठीक है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? जो वित्त विधेयक होता है गाइस, वित्त विधेयक, ये सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा अथवा राज्यसभा, किसी में भी, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए वित्त विधेयक। बाकी किसी विधेयक को किसी भी सदन में जो है पेश किया जा सकता है सबसे पहले, लेकिन जो वित्त विधेयक होगा उसको सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, लोकसभा में, मतलब जो वित्त विधेयक है वो सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला है कौन सी है? सतपुड़ा, विंध्याचल, सह्याद्री, अरावली। गाइज अगर कई बार इसमें ऑप्शन में हिमाचल भी दिया जाता है, माफी चाहूँगा, हिमाचल नहीं, हिमालय, ठीक है, एक सेकेंड, हिमालय, हिमालय भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी हिमालय भी गलत होगा, क्योंकि हिमालय सबसे पुराना नहीं है, हिमालय नवीन पर्वत है, ठीक है, नया पर्वत है, हालांकि है हजारों लाखों वर्ष पहले का, लेकिन इसको नया पर्वतमाला के अंतर्गत इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। तो अगर भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी अरावली, अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो जगह नालंदा यूनिवर्सिटी है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, ये कुमार गुप्त के द्वारा बनाई गई थी, तो कुमार गुप्त ही प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, लोनार झील के बारे में पूछा है। लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? झील है ये, ठीक है। जो लोनार लेक है गाइज, ये कहाँ पे है? ये भारत के महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। लोनार झील कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। उड़ीसा की चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, खारे पानी की झील है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है? ठीक है, तो थोड़ी बहुत क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा नज़रअंदाज करें, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को जो है बोल भी रहा हूँ ना। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मेघना, सांगपो, पद्मा, जमुना। तो गाइस गंगा को जो है पद्मा नाम से जाना जाता है। यहाँ पे गंगा की बात की है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र को नहीं, ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे गंगा नदी की बात की है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? मतलब किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जलोढ़ मिट्टी। ये क्वेश्चन हमने पहले भी अपने एक स्टडी के सेशन में जो क्या है डिस्कस किया था कि जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पाए जाने वाली मिट्टी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, प्रसिद्ध नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप गेस कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी बंगाल जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध नील विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इनमें से हिंद स्वराज का लेखक कौन है? जो हिंद स्वराज नामक पुस्तक है, बुक है, वो किसके लिए द्वारा लिखी गई? अरविंद घोष, सी.आर. दास, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर हो जाएगा गाइस, हिंद स्वराज के ऑथर थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज की जो बुक है वो लिखी गई थी। तो गाइस ये थे आज के कुछ बेहतरीन और
इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके अपकमिंग टेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने साइकोलॉजी, हिमाचल प्रदेश का जीके और इंडिया के कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट अपने में राय जरूर दें। कमेंट कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा यार अपने साथियों के साथ। शेयर कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया कि लिंक को कॉपी करना और जहाँ पे आपने शेयर करना वहाँ पे आप उसको सिंपली पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी को अच्छे से करते रहिए। जय हिंद।